Okay, in today's session, I am discussing about some most important concept of database that is mostly asked during interview. Okay, so today I am explaining about some advanced concept of database that is called normalization. Normalization principle. This is the most important for database मैनेजमेंट. ओके, तो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को इस तरीके से बनाते हैं जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को का जो रिपीटेशन है या जो डेटा रिपीटेशन है या डेटा डिपेंडेंसी है वो कम से कम क्या हो, मैनेज हो. ठीक है, तो मतलब टेबल को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में क्रिएट करना, ये काम किसका होता है? नॉर्मलाइजेशन का. क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक बार तो आपके एप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई तो चलेगा, आप उसको सुधार सकते हैं, पर एक बार आपके डेटाबेस में मिस्टेक हो गई तो आपको एप्लीकेशन में कभी भी आप नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस किसी भी एप्लीकेशन का बैकबोन होता है. इसलिए डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल यूज़ करना ज़रूरी होता है. इसका मेन काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू सब डिवाइड रिकॉर्ड based on multiple tables. You subdivide the column under multiple tables. Normalization is mandatory for table creation. अब इसके बाद टाइप ऑफ नॉर्मलाइज, मतलब टेबल को सब डिवाइड करना, मतलब आपको बोल सकते हो मल्टीपल टेबल क्रिएट करना, रिकॉर्ड को सब डिवाइड करना, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली अपन बात करते हैं इसमें 1NF 2NF में ही आपका मोस्ट ऑफ द केस में काम हो जाता है. 1NF होता है और दूसरा क्या होता है? 2NF होता है. 1NF तो सीधा सीधा बोलता है कि ईच टेबल्स रो शुड बी यूनिक, मतलब टेबल के अंदर का जो रो होना चाहिए ना वो यूनिक होना चाहिए. मीन्स इट कंटेन्स प्राइमरी की कॉलम, मतलब इसमें एक प्राइमरी की कॉलम होना जरूरी है. यदि आपने प्राइमरी की नहीं बनाया किसी टेबल में तो ये 1NF नॉर्मल फॉर्म्स के रूल्स को फॉलो ही नहीं करना है. दूसरा 1NF में ये बोला जाता है कि एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए. वन सेल कंटेन्स वन वैल्यू. जैसे कभी कभी कुछ लोग रहते हैं ना कि जैसे उन्होंने बना दिया कि चलो ठीक है सैलरी, ठीक है, या कि मान लो फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, तो रोल नंबर में 3 रोल नंबर एक ही सेल में लिख दिया, 3 फीस एक ही सेल में लिख दिया कॉमा लगा लगा के. तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको एक सेल के अंदर एक वैल्यू ही रखनी है. ठीक है, तो वन सेल कंटेन्स वन वैल्यू. ये दोनों प्रिंसिपल आपका फर्स्ट NF में. सेकेंड नंबर NF में क्या होता है कि ऑल फंक्शनली डिपेंडेंट कॉलम, ऑल फंक्शनली डिपेंडेंट कॉलम शुड बी डिफाइंड इनटू सेपरेट टेबल्स. मतलब जिनके अंदर बिल्कुल फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब इसके बिना इसका कुछ होने वाला ही नहीं है. फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलते हैं कि एक के बिना दूसरे का कोई सेंस ही नहीं है. ठीक है, जैसे मान लो इंजन और कार. अब कार में यदि इंजन नहीं है तो कार का कोई सेंस ही नहीं है. तो क्या है, आपस में क्या है, बिल्कुल फंक्शनली डिपेंडेंसी है. ठीक है, मतलब ये चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए. आप हो और आपके पास आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो फिर आप किसी काम के नहीं हो. ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे दोनों चीज़ें, मतलब जैसे रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम. अब रोल नंबर कॉलम और स्टूडेंट का नाम कॉलम दोनों आपस में डिपेंडेंसी है कि भाई जो रोल नंबर और नेम. अब ब्रांच और फीस, अब ये बिना स्टूडेंट के कोई मतलब रखते हैं कि आप ब्रांच का कोई अलग टेबल थोड़ी ना बनाओगे, ये तो स्टूडेंट का पार्ट है ना. तो इनको हम क्या करेंगे, एक ही टेबल में रखेंगे. अब जैसे मान लो आपको रिकॉर्ड ऐसे दे दिया, रोल नंबर, कोर्स नेम, ब्रांच नेम, सेमेस्टर और नेम, स्टूडेंट नेम.
अब इसमें ऐसा दे दिया आपको और यहाँ पे दे दिया कोर्स आईडी। तो इस केस में क्या करोगे? डिवाइड करके अलग अलग डिवाइड करेंगे। हेलो, हाँ बताइए। अरे मैं क्लास में था, बताइए बताइए। ठीक है, क्लास के बाद लगाता हूँ मैं, है ना, पर मेरा क्लास के बाद होगा 11 बजे। 11 बजे तो बहुत मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, मैं बात कर लूँगा फ़ोन में। कल आ जाना आप, एक काम करना 12 बजे करीबन सुबह। ठीक। वी क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर, किसके लिए सेपरेट टेबल बनाओगे? एक स्टूडेंट के लिए और एक कोर्स के लिए। वी क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर, पर एक कॉलम बताओ जो फंक्शनली डिपेंडेंट है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सेमेस्टर। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सेमेस्टर। ये बिल्कुल ही, मतलब रोल नंबर स्टूडेंट नेम तो बिल्कुल ही है। सेमेस्टर भी क्या है, थोड़ा पार्शियली तो है ही। वी क्रिएट सेपरेट टेबल, इनके लिए एक अलग टेबल बनेगा। फिर दूसरे के लिए क्या, कौन कौन से है? दूसरा कौन से हो गया? ब्रांच आईडी, मतलब ब्रांच नेम के लिए आप एक सेपरेट बना सकते हो चाहो, या ब्रांच नेम को आप भी चाहो तो यदि कम ब्रांच है तो आप मतलब ब्रांच का अलग ही बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। वी क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर, अब ब्रांच आईडी नहीं भी है ना तब भी ब्रांच है, क्योंकि एक प्राइमरी की तो चाहिए, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आना चाहिए कि ब्रांच नेम अकेला तो हो नहीं सकता, इसलिए ब्रांच आईडी करके भी अपने को एक देना ही पड़ेगा। अभी क्रिएट सेपरेट टेबल फॉर कोर्स आईडी और कोर्स। तो इससे ही आपको समझ में आ गया कि आपका जो रिकॉर्ड है वो 3 अलग अलग टेबल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि जितने भी फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी वाले कॉलम है उनको अलग अलग टेबल में रख दो, क्योंकि बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तो आपको लगेगा काम बढ़ रहा है यार, क्यों सामने वाला काम बढ़ा रहा है। इसका नाम भी दे दो स्टूडेंट दे दो, इसका नाम दे दो ब्रांच, और इसका नाम दे दो कोर्स। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो मुझे कोई एक कोर्स डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक है ना, कोर्स में क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनके बीच में रिलेशनशिप मैनेज कर दूंगा कि यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जैसे स्टूडेंट, अब इसमें अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है। तो कोर्स और ब्रांच क्या है, पेरेंट है, और स्टूडेंट क्या है, चाइल्ड है। ये आपको कहीं लिखा नहीं रहेगा, इसलिए बोलते हैं ना कि डेटाबेस के लिए आपका एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सोचने के पहले कोर्स आएगा, तो कोर्स का आईडी अपने क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। या कि आप चाहते हो कि एक अलग से इनरोलमेंट करके टेबल यदि बनाना चाहते हो तो इनरोलमेंट करके टेबल ही बना सकते हो, नहीं तो स्टूडेंट में क्या आएगा, कोर्स आईडी पास कर दो और ब्रांच आईडी पास कर दो। इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि इन फ्यूचर यदि आपको किसी भी ब्रांच को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रांच टेबल से हटा सकते हो। इनकेस किसी कोर्स को हटाना है तो आप कोर्स टेबल को से हटा सकते हो। अब यदि ब्रांच नेम और कोर्स नेम आपका वहीं पर होता और किसी ब्रांच को हटाना होता तो फिर तो आपका पूरा रो ही हट जाता ना, पॉसिबल ही नहीं था, डिपेंडेंसी हो गई। तो मतलब आपके पास जितना ज़्यादा आपने अलग अलग करा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल टेबल। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगल टेबल में रिकॉर्ड है, सिंगल टेबल में अब ब्रांच कितने अपने पास, 4 ब्रांच। अब किसी ब्रांच नेम ही चाहिए मेरे को, बस कितने ब्रांच है टोटल वही सेलेक्ट करना है। तो मैं यदि स्टूडेंट एक 10,000 है, अब ब्रांच कितने हैं, 4 हैं। अब मुझे सिर्फ ब्रांच नेम देखना है, तो मैं स्टूडेंट के पास यदि जाऊंगा और वहाँ से ब्रांच नेम निकालूंगा तो मुझे 10,000 रिकॉर्ड में से वो ब्रांच नेम कितने बार रिपीट मिलेंगे मुझे भी पता नहीं, और 10,000 रिकॉर्ड में प्रोसेस करेगा वो। मतलब आपको एक छोटा सा सामान चाहिए और आप पूरा का पूरा जो आपका स्टोर रूम है जहाँ पर ऑलरेडी 10,000 सामान रखे हैं वहाँ पर जा करके आपको ढूंढना पड़ेगा। या इससे अच्छा ये है ना कि आप एक अलग से कमरा बना लो जहाँ पर जो यूजेबल सामान आपके हैं उनको वहाँ रख दो, बाकी आपका जो कम यूज़ होते हैं उनको स्टोर में रख दो। ये शॉप वाले देखना कभी भी वो यदि प्रायोरिटी रखते हैं, वो किसका, उनके पास 3-4 क्या रहते हैं, उनके पास अलग अलग क्या रहते हैं, स्टोर रूम रहते हैं, गोडाउन बोलते हैं जिसको। गोडाउन के अंदर प्रायोरिटी में रखते हैं कि जो सामान उनको लगता है कि ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको गोडाउन में सबसे टॉप में रखते हैं, फिर सेकंड में रखते हैं, फिर थर्ड में रखते हैं, फिर फोर्थ में रखते हैं।
ठीक है, तो वैसे ही आपका सर्चिंग ऑपरेशन, सॉर्टिंग ऑपरेशंस, इंसर्शन ऑपरेशंस, अपडेशन ऑपरेशंस, डिलीशन ऑपरेशंस, ये सभी चीज़ें क्या होती है, ऑप्टिमाइज होती है यदि आप नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और 90% प्रोजेक्ट में तो 2NF तक ही काम हो जाता है। 3NF में होता है ट्राइबल डिपेंडेंसी। ट्राइबल डिपेंडेंसी मतलब जैसे ये इस पे डिपेंडेंट, जैसे अब यहाँ पे देखो रोल नंबर हमारा नेम पे डिपेंड है, और सेमेस्टर क्या हो गया, रोल नंबर और नेम से क्या, कौन सा डिपेंडेंसी है आपका, सेमेस्टर का है। तो सेमेस्टर क्या हो जाएगा, एक ट्राइबल डिपेंडेंसी में मैनेज हो जाएगा। तो वो फिर आपका 3rd NF होता है, BCNF होता है, बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन होते हैं, लेकिन आपको मेनली बेसिक में आपको फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ से ही आपका 90% काम हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपको एक प्रिंसिपल और यूज़ करना है, प्राइमरी की और फॉरेन की। इसको अपन डेटा कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट टू कॉलम, and it will be एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, और ये यूनिक भी होता है और नॉट नल भी होता है। मास्टर टेबल प्राइमरी की विल वर्क एज अ फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। मतलब मास्टर टेबल के अंदर का जो प्राइमरी की होता है उसको चाइल्ड टेबल के अंदर एक फॉरेन की तरह काम करते हैं। जैसे कोर्स आईडी और कोर्स नेम में कोर्स आईडी प्राइमरी की है कोर्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या बन गया, वो फॉरेन की बन गया। और फॉरेन की बनाने से क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। रिलेशनशिप मतलब जैसे आप इनहेरिटेंस करते हो ना, वैसे ही रिलेशनशिप। ठीक है, तो मास्टर टेबल प्राइमरी की विल वर्क एज अ फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल, बट फॉरेन की कैन बी नल एंड रिपीटेड। लेकिन इसका नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है। चाइल्ड के अंदर ये रिपीट भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। तो फॉरेन की कैन बी नल एंड रिपीटेड, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं पे देखो, जैसे मान लो आपने कोर्स आईडी फॉरेन की बना दिया, तो एक ही कोर्स में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना, तो कोर्स आईडी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा बोल दे नहीं कोर्स आईडी मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फिर तो एक कोर्स में एक ही बच्चा एनरोल होगा, तो कॉलेज वाले परेशान हो जाएंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक ही स्टूडेंट है। इसलिए फॉरेन की बनाया ही इसीलिए जाता है कि जब वो प्राइमरी की फॉरेन की बन जाएगा तो वो डुप्लीकेसी अलाउ करेगा, और वो नल भी हो सकता है। इसलिए फॉरेन की और प्राइमरी की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पर ये मत जाना कि दोनों एक ही हैं। दोनों का पर्टिकुलर आपका इंटरनल रिलेशन है, पर एक्सटर्नली फीचर वाइज दोनों क्या है, अलग अलग। कीबोर्ड में बहुत सारे की हमारे प्रेस ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और एक रिलेशनशिप और है प्राइमरी की फॉरेन की में, कि दोनों के बीच में क्या है, डेटा डिपेंडेंसी भी हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब आपके पास कोई भी रिकॉर्ड यदि आपके मास्टर टेबल में है, वही रिकॉर्ड आप चाइल्ड में डाल सकते हो। मतलब आपके पास कोर्स आईडी 1 और 2 है, तो स्टूडेंट में आप 3 नंबर का कोर्स आईडी नहीं दे सकते। तो मतलब आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर नहीं कर सकते। यही वाला था, दूसरा था, 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना इसमें, यही था। फिर क्या करा था अपन ने, ये वाला चला तुमने कि तुम अपना चलाए थे? मैं तो बात में चला जैम्प का कुछ नाम चेंज किया था मैंने, जैम्प न्यू करा था, क्या क्या क्या, क्या करा था? डेटाबेस क्या था, MyDB। अब क्या है, अब अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्रिएट टेबल
ये बन गया। फिर दूसरा क्या जाएगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर, प्राइमरी की, एस नेम, वेर कैर 50, फिर क्या है, सेमेस्टर, सेमेस्टर वेर कैर 10। फॉरेन की भी आएगी। हाँ आएगा। इसके बाद कोर्स आईडी, नाम आप दूसरा भी दे सकते हो पर डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉरेन की, फिर ब्रांच आएगी। रेफरेंसेस, किस टेबल से रेफर कर रहा है, कोर्स, कोर्स आईडी। कभी कोई दिक्कत दिया इसमें, रेफरेंसेस स्पेलिंग सही है। REFERENCES, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इन प्राइमरी की, ये हो गया, कोर्स आईडी इंड। ऐसा देना पड़ेगा। टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ड्रॉप कर दो उसको बिल्कुल पहले फुर्सत में, क्या कर दो, ड्रॉप टेबल फॉरेन की, मतलब ये कोर्स आईडी खत्म होने के बाद फॉरेन की लिखना है, किस कॉलम को बनाना है, कोर्स आईडी को बनाना है। रेफरेंसेस मतलब किससे रिफर हो रहा है, ये कोर्स, और कोर्स के अंदर कौन से कॉलम से रेफरेंस हो रहा है, कोर्स आईडी से रेफरेंस। तो ये बन गया। अब देखो दो टेबल आपके पास बन गए। तो अब ज्वाइन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो तो रिकॉर्ड टेबल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पर रिपोर्ट में तो आपको एक ही चाहिए ना। अब किसी ने बोला कि मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट का नाम और कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल हुआ है, ये बताओ, मुझे कोर्स का नाम भी चाहिए। तो फिर ऐसे केस में आपके पास मजबूरी हो जाएगी, आपको दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन, यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो फिर ज्वाइन भी नहीं होता, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तभी आविष्कार होता है। तो इसलिए देखा जाए तो ज्वाइन जो होता है ना, वो एक तरह से डी नॉर्मलाइजेशन होता है। इसलिए ज्वाइन को क्या बोलते हैं, डी नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, अपोजिट। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड भी भर लो, देखो अब इसका जादू देखो फॉरेन की बनाने का क्या होता है। अब मैंने कोर्स दे दिया, कोर्स। अब जब दोनों रिकॉर्ड आपको भरना होता है तो कोर्स कॉलम का नाम नहीं दो तो चलेगा। अब मैंने कोर्स दे दिया जावा, और कोर्स दे दिया मैंने PHP, जावा दे दिया और पाइथन दे दिया। दो कोर्स है भाई मेरे पास। अब मैं कोई स्टूडेंट आया, इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, इंसाज इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, मैंने दे दिया इसका रोल नंबर 1001, एस नेम ABCD, या STU1 कर दिया मैंने, ठीक है। सेमेस्टर कर दिया मैंने फर्स्ट, सेमेस्टर मैंने किस में लिया है, वेरकेर में लिया, हाँ फर्स्ट कर दिया। और यहाँ पे कोर्स आईडी कर दिया मैंने 3, क्योंकि 3 नंबर का कोई कोर्स ही नहीं है। देखो कितना बढ़िया कंडीशन लगा है कि अननेसेसरी वाले जो रिकॉर्ड है ना आप नहीं भर सकते, केवल 1 और 2 ही दे सकते, या कि 1 दे दो, या कि फिर 1 आप 2 बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों बच्चे एक ही कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 1003 स्टूडेंट 3 है, इसको दे दिया मैंने हो गया। अब आप देखना, देख लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर यहाँ पे जाएगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आया समझ में। तो ये होता है प्राइमरी की और फॉरेन की बनाने से फ़ायदा, कि आपके पास डेटा का मतलब रिपीटेड, मतलब जो अननेसेसरी मतलब
रिकॉर्ड आप फिल नहीं कर पाओगे, मतलब दोनों के बीच में डेटा इंटीग्रिटी है, इसी को बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि दोनों के बीच में डेटा में इंटीग्रेशन है कि मैं वही कोर्स लूँगा, कोर्स आईडी में वही कोर्स आईडी ले सकता हूँ जो कोर्स में है, नहीं तो मैं ले ही नहीं सकता। ये सिर्फ प्राइमरी की और फॉरेन की बनाने से होता है, इसलिए लोग इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि मतलब फ्रंट एंड में कोई मिस्टेक यदि हो गई तो बैक एंड वाला पकड़ लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक दूसरा भी रहता है अपडेट करना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 1, एरर दे देगा, नहीं कर सकते डिलीट, क्योंकि यूज़ हो रहा है ना। जैसे कोई फोल्डर यूज़ होता है तो आप डिलीट नहीं मार सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो मैं कोर्स को अपडेट करूँ, अपडेट कर दिए क्या? क्या बोल रहा है? चेंजेस 1 वार्निंग 0, अपडेट कोर्स सेट कोर्स नेम इक्वल्स टू जावा नेम वेयर कोर्स, अपडेट कर देता है। डिलीट के लिए बस रिस्ट्रिक्शन कर रहा है मुझे, पहले दोनों में होता था। अपडेट में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिलीट में है, क्योंकि वो कोर्स आईडी यूज़ हो रहा है ना, और अपन अपडेट यूज़ कर रहे हैं कोर्स नेम। अब मैं यदि कोर्स आईडी ही अपडेट करता हूँ तो फिर वो ज़रूर दिक्कत कर सकता है। किसको अपडेट करता हूँ? कोर्स आईडी इक्वल्स टू कर देता हूँ 10111 वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 1। मतलब आईडी अपडेट नहीं कर सकते हो, दूसरा फील्ड आप अपडेट कर सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं, ये फ़ायदा होता है फॉरेन की बनाने से। लेकिन फॉरेन की के अंदर एक दूसरा मोड भी होता है, आप डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। उसके लिए ऑन डिलीट ऑन अपडेट कैस्केड करना पड़ेगा। तो कैस्केड मतलब होता है कि आपके पास डिलीट और अपडेट का ऑप्शन आपको चालू करना पड़ेगा। जब आप फॉरेन की बनाते हो तो वहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा ऑन डिलीट ऑन अपडेट कैस्केड। तो मतलब कभी मान लो रिक्वायरमेंट है आपकी, नहीं मैं चाहता हूँ कि डिलीट करूँ, मैं डिलीट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता हूँ, तो फॉरेन की में दोनों मोड होता है, यू कैन रिस्ट्रिक्ट फॉर डिलीट एंड यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट फॉर डिलीट। तो जब आप फॉरेन की बनाते हो तो वहाँ पे लास्ट में लिख देना ऑन डिलीट कैस्केड। पर जनरली अपन यही चाहते हैं कि यदि कोई रिकॉर्ड है तो वो डिलीट ना हो। मतलब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी तो यही है ना, क्योंकि पता चला कि अपन ने कोर्स स्टूडेंट एनरोल करके रखे हैं और आपने कोर्स उड़ा दिया, तो जब कोर्स उड़ाओगे तो स्टूडेंट अपने आप उड़ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। इसलिए ऑन डिलीट कैस्केड कभी किया ही नहीं जाता, क्योंकि इससे कभी धोखे से भी आपने कोर्स उड़ाया तो उस कोर्स में 50,000 बच्चे आपने एंट्री करा बहुत मेहनत करके, पूरे बच्चे एक साथ साफ हो जाएंगे। इसलिए ये वाला ही मोड ज़्यादातर रखा जाता है, वो वाला मोड बहुत कम रखा जाता है। ऐसा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ज्वाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सामने वाला बोलता है कि मुझे स्टूडेंट का नाम और कोर्स का नाम दोनों चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ज्वाइन का क्या यूज़ है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेस से चालू किया कि आपको जब तक नॉर्मलाइजेशन पता नहीं चलेगा तब तक आपको ज्वाइन पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि हम एक ही टेबल बना लेते, इतने सारे टेबल क्यों बना रहे हैं, अननेसेसरी काम क्यों बढ़ा रहे हैं, कंपनी वाले पागल हैं, इतने सारे डेटाबेस बनाते, इतने सारे टेबल बनाते, क्यों बनाते? एक में ही कर लो सब कुछ। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं मेरे से कि सर हम ये अलग अलग क्लास क्यों बनाते जावा में, एक ही क्लास में सब कर लो, स्टूडेंट भी वहीं आ जाए, टीचर भी वहीं आ जाए, ये भी यहीं हो जाए। तो फिर मैं बोलता हूँ कि पूरे दुनिया को हटा करके एक ही बना दो, पूरा अमेरिका भी इंडिया भी सब एक ही हो जाए पूरी जगह, तो कितना हौच पौच हो जाएगा। मैनेज करना आसान नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। कॉलेज में यदि बोल दिया जाएगा सब बच्चों को सब सब्जेक्ट पढ़ना है, CS IT EC EE सिविल मैकेनिकल सब आ जाए, पता चला मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेन चलने लग गया, सिविल वाले पता चला कि दीवार बनाने लग गए, और कंप्यूटर साइंस वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे कि धूल धक्कड़ में, तो दिक्कत आ जाएगी ना ऐसे केस में। तो उस समस्या के समाधान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉलो किया गया, अलग अलग टेबल अलग अलग बनाइए, हर टेबल अपना अलग अलग रिकॉर्ड मैनेज। हाँ, उनके बीच का एक लेवल बना दीजिए कि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये सब चाइल्ड है, उससे लेवलिंग हो जाएगा, ये इसको मैच करेगा, ये इसको, एक ऑर्डर क्रिएट, एक जैसे अब इंटरफेस
क्यों बनाया इंटरफेस? पेरेंट मॉड्यूल के लिए, पेरेंट लेयर के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट लेयर के लिए, और अपना जो नॉर्मल क्लास है, अपना चाइल्ड क्लास जो रहता है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप देखना किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अब IAS IPS ये क्या है, MPPSC UPSC जो पास करके आते हैं, ये क्या है, ये मतलब ये पेरेंट मॉड्यूल में है। क्लर्क हो गए, भले उसकी उम्र 22 साल है, पर यदि वो IAS है तो वो पेरेंट मॉड्यूल में है, और एक कांस्टेबल भले वो 58 साल का है। भले आप भारत के अंदर थोड़ा सा शिष्टाचार सदाचार, मैंने बोल रहा हूँ, मैं एक क्या बोल रहा हूँ, हिरारिकल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, तो वो तो उससे कम ही होगा ना। तो ये चीज़ है। तो वैसे यहाँ पर डेटाबेस में भी एक ऑर्डर, एक हिरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, और उस हिरार्की के अंदर यदि डेटा लाना है तो ज्वाइन, इट इज़ यूज टू परफॉर्म डीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिटवीन टेबल्स। ठीक है, मतलब इट इज़ यूज टू मर्ज द टेबल कॉलम बेस्ड ऑन कंडीशन और विदाउट कंडीशन, दोनों है, विथ कंडीशन भी है और विदाउट कंडीशन भी है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1, इनर ज्वाइन टेबल 2। ठीक है, फिर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं? इनर, पहले सबसे पहले नंबर पे ज्वाइन होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का काम सिंपल होता है कि ये क्या करता है, दोनों टेबल के बीच में क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है। जैसे पहले टेबल पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 4, दूसरे टेबल पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 12। तो क्रॉस ज्वाइन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर दूसरा होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब होता है मैचिंग रिजल्ट देता है। ये क्या देता है? इट ओनली शो द रिजल्ट दैट इज मैचिंग। मतलब जैसे मान लो कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, तो जो कोर्स आईडी कोर्स नेम से क्या करेगा, मैच करेगा, वही दिखाएगा। जो कोर्स आईडी कोर्स नेम से मैच नहीं करे, मतलब जो कोर्स आईडी स्टूडेंट के अंदर जाकर कोर्स आईडी से मैच नहीं करेगा, उसको नहीं दिखाएगा। तो कोर्स और स्टूडेंट के बीच में यदि आपने क्या लगाया इनर ज्वाइन, तो सिर्फ उसी स्टूडेंट को दिखाएगा जिसके पास कोर्स आईडी है। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड। और आउटर ज्वाइन दोनों। मान लो आपको ऐसा कोर्स निकालना है जिसमें कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं है अभी तक, तो आप आउटर ज्वाइन से पता कर सकते हो, क्योंकि ये मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों बताता है। और एक और होता है आउटर ज्वाइन में भी अलग होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये सब चीज़ें भी होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये 3 ज्वाइन ज़्यादातर यूज होते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट, बस पूरा आगे कॉलम मर्ज हो गया पूरे। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट, हर एक कोर्स हर एक स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। पहले जावा 1001 1001, ठीक है, इसके बाद मतलब पहले जावा क्या हुआ, जावा न्यू, फिर इसके बाद पाइथन, फिर इसके बाद जावा न्यू, फिर पाइथन, फिर जावा न्यू, फिर पाइथन। तो मतलब हर कोर्स हर स्टूडेंट से क्या हो गया, मर्ज हो गया। फिर कोर्स में मैंने 2 ही लिया अभी, जावा और पाइथन। तो पहला वाला कोर्स क्या करेगा, दोनों स्टूडेंट से, फिर दूसरा वाला दोनों कोर्स स्टूडेंट से, दोनों कोर्स स्टूडेंट, मतलब टोटल कोर्स क्या है 2 है, और टोटल स्टूडेंट क्या है 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ कौन सा होता है, इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन में क्या करूँगा, देखो मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स करा, मैंने यहाँ पे लिखा है इनर ज्वाइन, कंडीशन दिया इनर ज्वाइन में ऑन, और यहाँ पे दूंगा मैं कोर्स डॉट कोर्स ID इक्वल टू
स्टूडेंट डॉट कोर्स ID, ये आपको देना पड़ेगा। अब देखो प्रॉपर रिजल्ट आ गया। सिर्फ मैचिंग कि कोर्स 1 में जावा न्यू नाम का कोर्स है और उसमें ये वाला स्टूडेंट क्या है, एनरोल है। जावा न्यू के अंदर दूसरा। अब आप यहाँ पे उल्टा लिखना, आप चाहते हो पहले कोर्स वाले पहले स्टूडेंट वाले कॉलम दिखें फिर कोर्स वाले दिखें, तो यहाँ पे क्या कर दो, स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स। तो पहले क्या दिखेंगे, स्टूडेंट दिखेंगे फिर कोर्स दिखेंगे। आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे स्टूडेंट का नाम और कोर्स का नाम चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लगा दो एस नेम, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको जैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट होता है ज्वाइन, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप अलग अलग टेबल बनाते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के अंदर आपने क्या करा, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर जब आपने दिया तो पहले क्या होता है, एक प्रोडक्ट टेबल होता है, आप खुद एक कस्टमर टेबल में रहते हो, ऑर्डर एक तीसरा टेबल रहता है। तो प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल ये दोनों ज्वाइन होकर फिर क्या होता है, आपका पूरा रिकॉर्ड दिखता है कि आपने इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर दिया। फिर ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर डिलीवरी भी रहता है, ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस के, ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ कि भी प्रोसेसिंग है। मतलब पूरा सॉफ्टवेयर से पूरी, मतलब उसमें 5-5, 6-6 टेबल्स के बीच में क्या होता है, ज्वाइन होता है। कभी कभी तो 10-10, 12-12 टेबल्स के बीच में भी ज्वाइन है। मतलब एक 2-2 पेज की तो क्यूरीज ही रहती है। मैंने खुद लिखा है 2 पेज की क्यूरीज, 2 पेज की क्यूरीज लिखा है मैंने, 8 या 9 टेबल को ज्वाइन करा था मैंने। तो मतलब इस तरीके से रियल टाइम प्रोजेक्ट में 7-7, 8-8 टेबल को ज्वाइन करना ही पड़ता है। और वहाँ पे दिमाग बहुत तेज आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉलम इसका प्राइमरी की, ये इसका फॉरेन की, इसका प्राइमरी की, इसका फॉरेन की, ये टेबल इससे कोरिलेट हो रहा है, ये टेबल इससे हो रहा है, ये टेबल इससे हो रहा है, ये टेबल इससे, पूरा हिरार्की वाले कॉपी बनानी पड़ती है। आप ऐसे कंप्यूटर में नहीं बना सकते हो, कॉपी में पहले बनानी पड़ती है, फिर वो पूरा क्यूरी कॉपी में लिखता था, फिर उस क्यूरीज को फिर मैं नोट पर इसमें चलाता था। और उस समय तो AI भी नहीं था, सिंटेक्स एरर भी आता था। मतलब एक क्यूरी बनाने में मेरे को 3 घंटे लग गए, 6 घंटे लगे, कभी कभी तो एक हफ्ते में 2-2 क्यूरीज बनती है। तो ये डेटाबेस को कम मत समझो, डेटाबेस बहुत ही सबसे ज़्यादा ब्रेन जो है ना इसी में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो भी करना है एक ही लाइन में करना है। कितने लाइन में, एक लाइन। अब इसमें जितने भी कोर्स है सब में स्टूडेंट इनरोल है, तो इसमें नल आने का चांस ही नहीं बनेगा। अभी इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन तुमको एक जैसे ही लगेंगे, फिर तुम बोलोगे मेरे को अरे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो मैं अभी कुछ ऐसे कोर्स भी भर लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट ना हो। एक कोर्स दे देता हूँ मैं 3 सेल्स फोर्स। अभी सेल्स फोर्स ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कॉलेज वालों को तो बिल्कुल ही कम पता है। ठीक है, बहुत सारे कोर्स रहते हैं कॉलेज में, पता ही नहीं रहता बच्चों को। ये 4थे नंबर में दे दिया मैंने ROR भी बहुत कम लोग पता है, जबकि उनको पता नहीं बहुत जावा है इसमें। रूबी ऑन रेल्स, इंदौर में कम से कम 50 कंपनी काम कर रही है इसमें। 5वीं टेक्नोलॉजी, एक और टेक्नोलॉजी इसको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बोलो क्या है? QA सुना है? QA क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, तो ये 5 कोर्स है। अब इसमें मैंने कोई भी स्टूडेंट को इनरोल नहीं करा, आई एम नॉट इनरोलिंग एनी स्टूडेंट्स। इनर ज्वाइन में वो कोर्स के बारे में बताया नहीं, तो फिर क्या लगाऊंगा मैं, आउटर ज्वाइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, क्या बोल रहा है, लेफ्ट आउट बताना पड़ेगा। आउटर ज्वाइन क्या, लेफ्ट की राइट। लेफ्ट मतलब पहले टेबल के रो दूसरे टेबल के रो से क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब स्टूडेंट जाएगा किसके पास, कोर्स के पास। ठीक है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट क्या है, कोर्स से मैनेज। अब यदि मैं इसमें राइट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट में गलत एंट्री कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि स्टूडेंट में पहले से क्या लगा हुआ है, इंटीग्रिटी लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, स्टूडेंट राइट आउटर ज्वाइन कोर्स। तो अब कोर्स वाला क्या करेगा, स्टूडेंट से मैच करेगा। तो
अब इसमें ना कितने नीचे के 3 कोर्स में क्या मिलेगा, नल मिलेगा, तो इसमें कोई विद्यार्थी अब कोई बोलता है कि जिसमें राइट साइड में नल आ जाए वो राइट आउटर ज्वाइन होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में नल आ जाए वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऐसा थोड़ी ना होता है। राइट आउटर ज्वाइन में समझो कि जो राइट में क्या उल्टा होता है, मतलब जो सेकंड वाला टेबल का रो होता है वो पहले वाले टेबल के रो से क्या करेगा, मैच करेगा। और लेफ्ट में जो पहले वाले का रो होता है वो सेकंड वाले टेबल के हर एक रो से क्या करता है, मैच करता है। इन केस ऑफ प्राइमरी की, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट आउटर ज्वाइन विथ चाइल्ड टू पेरेंट, देन यू शुड ऑलवेज गेट द रिकॉर्ड सिमिलर टू इनर ज्वाइन, क्योंकि इसमें नॉन मैचिंग हो ही नहीं सकता यदि आप फॉरेन की बनाते हो। लेकिन पेरेंट के अंदर चाइल्ड के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो पेरेंट के अंदर के रो को हमने चाइल्ड में असाइन ना करा हो, जैसे हमने सेल्स फोर्स, ROR और QA इनमें असाइन नहीं किया। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ ऐसे ही कोर्स के नाम बताओ जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं, एंड वेयर, और वेयर में लगाऊंगा मैं जिसमें कोई भी विद्यार्थी नहीं है, बोला मैंने, स्टूडेंट डॉट नेम भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट या एस नेम इज नल, नल के लिए क्या चलता है, इज नल। अब वो बोलेगा मुझे सिर्फ कोर्स नेम दिखाओ, पूरा मत दिखाओ, नहीं भड़क जाए रिपोर्ट वाला। मैंने क्या बोला था, बोले इतना थोड़े मेरे पढ़ने का टाइम है, मैंने क्या बोला, कोर्स नेम दिखाओ, सिर्फ कोर्स नेम। इतना अधिक रिपोर्ट लेके जाते ना कि ये देख लो, तो भड़क जाएगा वो। बोले मैंने क्या बोला, कोर्स नेम चाहिए मेरे को, बस कोर्स नेम बताओ, ऐसा। तो DBA का पूरा दिन यही काम है कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हो रहे हैं वो वाले कोर्स बताओ, जिसमें बिल्कुल इनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं वो वाले कोर्स बताओ, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कितने इनरोलमेंट हुए वो वाले कोर्स बताओ, इसमें सबसे कम इनरोलमेंट हुए कब से कोर्स बताओ, इस लोकेशन से हुए क्या नहीं हुए। मतलब एक DBA बिल्कुल पूरा दिन भर में ऐसे क्यूरीज हज़ारों उनके पास रहती है रोज़, वो आके बस क्यूरीज ही लिखता रहता है और आपको रिपोर्ट। तो डेटा एनालिस्ट यही तो है, डेटा एनालिस्ट ही तो है ये। आगे समझ में, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन मतलब आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन ज़्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि मैचिंग और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड दोनों दिखाता है। सेलेक्ट कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट, राइट आउटर ज्वाइन कोर्स ऑन कोर्स डॉट कोर्स ID इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट कोर्स ID वेयर एस नेम इज नल। ठीक है, तो चलो इतना करके आप देखो प्रैक्टिकली पहले।